नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ज़मीन की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां मिट्टी से सीधे सपने निकलते हैं, जहां सिर्फ 250 रुपए की एक सरकारी पर्ची और एक फावड़ा किसी को भी रातों रात करोड़पति बना सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत के पन्ना क्षेत्र की, और हमारी गाइड है डॉक्टर रविंद्र पस्तूर की किताब द डायमंड्स रश। और ये किताब हमें सीधे एक बहुत बड़े एक बहुत गहरे विरोधाभास के बीच में ले जाकर खड़ा कर देती है। अच्छा। एक तरफ तो रत्न गर्भा की उपाधि है, यानी रत्नों के गर्भ वाली भूमि, और दूसरी तरफ वही जमीन गरीबी, सूखे और पलायन से जूझ रही है। लेखक जो खुद पन्ना के कलेक्टर रह चुके हैं, वो हमें सिर्फ हीरों की चमक नहीं दिखाते हैं, बल्कि उस चमक के पीछे जो परछाइयां हैं उनसे भी रूबरू करवाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी विरोधाभास की परतें खोलने की कोशिश करेगी, है ना? बिल्कुल। तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से पन्ना की पहचान बनी, मतलब इसके सुनहरे इतिहास से। किताब हमें बताती है कि भारत कोई आज से नहीं बल्कि 3000 सालों तक दुनिया में हीरों का इकलौता स्रोत था। जी। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है। जी। और पन्ना का जो हीरा इतिहास है वो 17वीं सदी के एक महान बुंदेला योद्धा महाराजा छत्रसाल से जुड़ता है। किताब में एक बहुत ही आकर्षक किंवदंती का जिक्र है। हाँ। कहते हैं कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे महामती प्राणनाथ, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनकी भूमि हमेशा धन, धान्य और रत्नों से भरी रहेगी। और वो आशीर्वाद एक कहावत की शक्ल में आज भी जिंदा है। मुझे वो बहुत पसंद आई। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। वाह, क्या तस्वीर है कि महाराजा का घोड़ा जहां जहां कदम रखता है वहां जमीन से हीरे निकल रहे हैं। ये तो किसी परी कथा जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन लेखक इसी शानदार अतीत का इस्तेमाल करते हैं आज की जमीनी हकीकत पर एक कह सकते हैं तीखा कटाक्ष करने के लिए। अच्छा, कैसे? वो दिखाते हैं कि जिस धरती को कभी ऐसा वरदान मिला था, आज वहां के लोग 30-30 फुट गहरे गड्ढे खोदकर अपनी किस्मत तलाश रहे हैं और अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। वो धक धक धरती आज उम्मीद और निराशा के बीच धड़क रही है। तो चलिए आज की इस हीरे की दौड़ को जरा और करीब से देखते हैं। किताब के मुताबिक आज पन्ना में खनन के दो बिल्कुल अलग अलग संसार एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ है सरकार की अपनी कंपनी NMDC, मतलब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ये मझगांव में भारत की इकलौती विशाल मशीनीकृत हीरा खदान चलाती है। मशीनीकृत मतलब बड़ी बड़ी मशीनों से काम होता है वहाँ? हाँ, और इस सालाना लगभग 84,000 कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। 84,000 कैरेट, ये सुनने में तो बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है। हाँ, भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, ग्लोबली, तो ये दुनिया के कुल हीरा उत्पादन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। इससे पता चलता है कि पन्ना की अहमियत आर्थिक से ज्यादा सांकेतिक है। ये भारत की अपनी हीरे की जमीन है, एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। लेकिन किताब का जो असली ड्रामा है वो इस सरकारी खदान के बाहर होता है। हाँ, उस दूसरी संसार में जहां आम लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किताब एक बहुत ही साफ तस्वीर खींचती है कि कोई भी इंसान सिर्फ 200-250 रुपए की फीस भरकर सरकार से 8x8 मीटर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पट्टे पर ले सकता है। जी, इन्हें दस्तकारी खदानें कहा गया है। और ये असल में गरीब किसान और मजदूर होते हैं जो मानसून के बाद जब खेती का काम नहीं होता तो फावड़े और कुदाल लेकर जमीन खोदने लगते हैं। तो ये उनके लिए कोई बिजनेस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी का एक जुआ है। हाँ। एक लॉटरी का टिकट है बस। और इसी लॉटरी का सपना लोगों को खींचता है ना? किताब में महादेव प्रसाद प्रजापति का उदाहरण है, जिन्हें पट्टा लेने के सिर्फ 15 दिन के अंदर लाखों रुपए कीमत के 3 हीरे मिल गए। एक ही झटके में जिंदगी बदल गई। यही वो कहानी है जो हजारों लोगों को हर साल गड्ढे खोदने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और किताब में एक पात्र हैं हीरा अधिकारी अनुपम सिंह। वो इस व्यवस्था को बड़े दिलचस्प अंदाज में लोकतांत्रिक खनन कहते हैं। लोकतांत्रिक खनन? हाँ, उनका तर्क है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहां अमीर गरीब कोई भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। लेकिन क्या इसे सच में लोकतांत्रिक कहना सही है? मतलब लोकतंत्र का मतलब तो सामूहिक भलाई और सबका विकास होना चाहिए, न कि कुछ लोगों की लॉटरी लग जाए जबकि बाकी पूरा इलाका गरीबी में ही रहे। किताब क्या इस पर कोई सवाल नहीं उठाती?
आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। किताब इसी शब्द के जरिए एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। वो बताती है कि ये जो व्यक्तिगत किस्मत पर आधारित लॉटरी है, ये असल में एक तरह का ध्यान भटकाने वाला सिस्टम है। ध्यान भटकाने वाला। हाँ, ये लोगों को एक व्यक्तिगत चमत्कार की उम्मीद में उलझाए रखता है ताकि वो सामूहिक विकास की मांग न करें, जैसे बेहतर स्कूल, अस्पताल या सड़कें। असली रश या दौड़ हीरों के लिए नहीं है, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी से दूर भागने की है। और इसी की कीमत चुकानी पड़ती है पूरे समाज को। किताब में श्यामलाल और उनके बेटे मंगल की कहानी है जो इसी दर्द को दिखाती है। श्यामलाल एक किसान है जो नहीं चाहते कि उनका बेटा मंगल शहर जाए, लेकिन बेरोजगारी उसे धकेल रही है। मुझे उनकी एक बात याद आती है। वो कहते हैं, शहर की हवा से आदमी बदल जाते, अपनी जड़ छोड़ के भटक जाते। ये एक लाइन पूरे बुंदेलखंड के पलायन के दर्द को बयां कर देती है। जी, एक तरफ मुट्ठी भर लोगों के करोड़पति बनने के सपने हैं और दूसरी तरफ लाखों लोगों के अपने घर, जमीन छोड़कर जाने की मजबूरी। यही है पन्ना की हीरे की दौड़ का सबसे बड़ा विरोधाभास। इंसानों की ये जद्दोजहद तो जमीन के नीचे चल रही है, लेकिन किताब हमें बताती है कि जमीन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा टकराव आकार ले रहा है। एक ऐसा टकराव जहां एक तरफ हीरे हैं और दूसरी तरफ बाघ। हाँ, ये संरक्षण और आजीविका के बीच की वो जो क्लासिक डिबेट होती है, सदियों पुरानी बहस है। पन्ना अपनी हीरा खदानों के लिए जितना मशहूर है, उतना ही अपने शानदार टाइगर रिजर्व के लिए भी। और वहां के कानून बहुत सख्त है ना? बहुत सख्त। जंगल को बचाने के लिए कड़े नियम है। लेकिन किताब में एक टूरिस्ट गाइड है किशोरी लाल। वो एक बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बाघों को बचाने का कानून अपनी जगह है, लेकिन भूख का नियम उससे भी ज्यादा सख्त होता है। जब पेट खाली हो तो इंसान हर खतरा उठाने को तैयार हो जाता है। और इसी मजबूरी के चलते कई लोग अवैध खनन की ओर धकेले जाते हैं। वो रात के अंधेरे में जंगल में घुसकर चोरी छुपे खुदाई करते हैं, जहां खतरा दोहरा होता होगा। बिल्कुल। ना सिर्फ पकड़े जाने का डर होता है, बल्कि असुरक्षित गड्ढों के ढह जाने से जान जाने का भी खतरा बना रहता है। तो एक तरफ देश बाघों को बचाने का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ उसी जंगल के किनारे रहने वाले इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। मतलब एक तरफ जमीन के नीचे हीरों का संघर्ष और दूसरी तरफ जमीन के ऊपर जंगल का संघर्ष। और जैसे इतना काफी ना हो, किताब एक और बड़े संकट की ओर इशारा करती है जो पानी से जुड़ा है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। हाँ। ये एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में डालकर पूरे बुंदेलखंड की प्यास बुझाना और सूखे की समस्या को हल करना है। सुनने में तो एक शानदार समाधान लगता है। कागज पर तो लगता है, लेकिन किताब इसकी एक बहुत बड़ी विडंबना को उजागर करती है। एक मिनट, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो जिस प्रोजेक्ट को बुंदेलखंड का तारणहार बताया जा रहा है, वही पन्ना की 2 सबसे कीमती संपत्तियों को डुबो सकता है। बिल्कुल सही। इस प्रोजेक्ट के तहत जो बांध बनेगा, उसके डूब क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बहुत बड़ा कोर एरिया आ रहा है। पूरा का पूरा कोर एरिया? एक बहुत बड़ा हिस्सा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनएमडीसी की वो विशाल मजगांव हीरा खदान भी उसी डूब क्षेत्र में। ये क्या बात हुई? हाँ, ये एक अजीब पहेली है। जिस पानी से सूखे को मिटाना है, वही पानी हीरों और बाघों दोनों को निकल जाएगा। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब विकास के नाम पर हम एक समस्या को सुलझाने के लिए 2 दूसरी संपत्तियों को खत्म कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किताब इन सभी अलग अलग समस्याओं को, खनन में असमानता, जंगल का संघर्ष, पानी का ये विरोधाभास, इन सबको एक ही जड़ से जोड़ रही है। जी, लेखक का तर्क है कि इन सभी समस्याओं की जड़ एक राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे में छिपी है, और वो मुद्दा है बुंदेलखंड का 2 राज्यों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा होना। अच्छा। इस बंटवारे की वजह से कभी भी इस पूरे क्षेत्र के लिए एक एकीकृत नीति नहीं बन पाई। देती है कि अगर एक अखंड बुंदेलखंड राज्य होता तो पहली बात, पन्ना जैसे खनिज संपन्न जिलों से होने वाली जो आय है वो सीधे उसी क्षेत्र के विकास में लगती, भोपाल या लखनऊ के खजाने में नहीं जाती। बिल्कुल। और दूसरा, वो राज्य अपनी जमीन, जंगल और पानी के लिए एक समन्वित, एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना पाता। तब शायद केन बेतवा जैसे प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता कि वो बाघों और हीरों को डुबोए बिना पानी की समस्या का हल निकालता। तो एक अलग राज्य बनाने का विचार एक समाधान के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब एक नया राज्य बनाने की अपनी आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं।
क्या किताब इस पहलू पर भी बात करती है कि इस राजनीतिक बदलाव में क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसे किसी जादुई छड़ी की तरह पेश नहीं करती। नहीं, बल्कि वो इसे एक राजनीतिक बहस की शुरुआत के तौर पर रखती है। अच्छा। लेखक का इशारा इस तरफ है कि जब तक इस क्षेत्र के लोग अपनी साझा पहचान और साझा हितों के लिए राजनीतिक रूप से एक नहीं होंगे, तब तक उनके संसाधनों का फायदा उन्हें न मिलकर कोई और उठाता रहेगा। ये कोई आदर्श समाधान नहीं है, पर यह आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम जरूर है। तो हमने शुरुआत की थी जमीन के नीचे दबे हीरों की खोज से। हम महाराजा छत्रसाल के सुनहरे अतीत से गुजरे, आज के आम आदमी की लॉटरी वाली उम्मीदों को देखा और फिर बाघों और पानी के संघर्ष को समझा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि द डायमंड्स रश किताब असल में एक अलग ही तरह के खजाने की तलाश की कहानी कह रही है। बिल्कुल। लेखक शायद यही सुझाव दे रहे हैं कि पन्ना या बुंदेलखंड का असली हीरा कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है जिसे जमीन से खोद कर निकाला जाए। तो फिर असली खजाना क्या है? असली खजाना तो एकता है, सतत विकास है और एक ऐसा शासन है जो वहां के लोगों के प्रति जवाबदेह हो। किताब में 2 दुश्मन परिवारों का जिक्र है, राव और सिंह परिवार। उनके बीच पुरानी दुश्मनी है, लेकिन उनके बच्चों के बीच एक प्रेम कहानी पनपती है। शायद ये कहानी इसी बड़े सामाजिक बदलाव का प्रतीक है कि पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक साझा भविष्य के लिए एक साथ आना। सही। बहुत खूब। तो अंत में ये किताब हमारे लिए एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल छोड़ जाती है। जब कोई समाज हीरे जैसे किसी एक सीमित चकाचौंध वाले संसाधन के पीछे भागता है, तो उसे यह समझने में कितना वक्त लगता है कि उसकी सबसे कीमती संपत्ति वो नहीं है जिसे जमीन से खोदा जा सकता है, बल्कि वो है जिसे जमीन के ऊपर लोगों के बीच आपसी सहयोग और समझ से बनाया जा सकता है। ये सवाल सिर्फ पन्ना का नहीं, शायद हम सब का है।